आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। बात दरअसल कोरोना की हो रही है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं रुक आपका कर लेती हूँ क्योंकि कल की तुलना में सर जो केसेस है वो बढ़ गए हैं। जो डे बाय डे जो केसेस बढ़ रहे हैं सर, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये एक अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से उसी दौर का कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ सकता है जिस दौर से देश निकल के आया है? जी नेहा, जब भी बात कोरोना की होती है, सर्द या लहर की बात होती है, दिल में वही सामने नजरिया घूमता है जो दहलाने वाला सेकेंड वेव में हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। जी जी। लेकिन अच्छी बात यह है जो अभी तक इतने शोध और आधार के तहत वर्ल्ड वाइड जो डाटा अवेलेबल हो रहे हैं, फॉर्चुनेटली वैसा नहीं होना चाहिए। खास करके हिंदुस्तान में काफी लोगों को वैक्सीन लग चुका है। टेक्निकली पूछिए, कम्युनिटी मेडिसिन जो सब्जेक्ट होता है मेडिकल में, उसमें लहर जैसी कोई चीज, वेव जैसी कोई चीज वायरल एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। ये समझाने के लिए ग्राफिक्स, जब भी केस एंडेमिक हो जाए, कोरोना भारत में एंडेमिक हो चुका है, इसमें जब भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे उसको सर्ज बोलेंगे, जिसको आप लहर की तरह दिखाते हैं। और जब केसेस हर साल 10 साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो जाया करेंगे तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे, जब ज्यादा होंगे तो, जैसे आज कॉमन फ्लू होता है। अब बात है कि अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका स्ट्रेन मैक्सिमम ओमिक्रॉन का ही पाया जाए, BA.1 और BA.2 भी है, और कुछ केसेस XE हाइब्रिडाइजेशन वाले पाए जा रहे हैं। इसका यूके की रिपोर्ट या दूसरे कंट्री जहां भी हुआ, यही देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लंग इंजरी नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब हमें समझना है कि उस संक्रमण को, उसके केसेस क्यों बढ़े। एक, 6 महीने से ऊपर जो वैक्सीन की डोज जिनको हो गई है वो फिर से ससेप्टेबल हो रहे हैं, उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, तो हम 190 करोड़ डोज दे चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको हमें टारगेट करना है जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, वो इस ट्रांसमिशन चेन को बनाए हुए हैं। तीसरी बात हमें देखनी है कि कोविशील्ड में जो गैप 3 महीने का चल रहा था उसको कम कर दीजिए, वापस कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम इम्यूनाइज्ड लोग होंगे तभी हम ट्रांसमिशन चेन को रोक पाएंगे। और चौथी बात, पब्लिक कहती है कि जब ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है तो फिर रेस्ट्रिक्शन क्यों, मास्क क्यों लगाए। सुपर स्प्रेडर इवेंट में आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। कौन? जो कोमॉर्बिड कंडीशन, वल्नरेबल एज ग्रुप में है, वो हाशिए पे होते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है डेटोरेट करते हैं, अस्पताल की जरूरत पड़े। लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेटेड फिट आदमी है उसको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं हुई है। इसलिए लगाना है। एक चीज होती है लॉन्ग होल्ड कोविड। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लंबे समय में क्या होगा ओमिक्रॉन या XE वेरिएंट के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को भी हमें ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन से बचना है। तो सुपर स्प्रेड इवेंट लगाएं, अवॉइड करें और मास्क लगाएं जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं। बिल्कुल, तो एहतियात आपको बरतना पड़ेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आपको करना पड़ेगा। और जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अंशुमान ने किया, उस पर सरकार भी मुझे लगता है कि विचार कर रही है, क्योंकि सरकार जल्द ही वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के गैप को कम करके 6 महीने कर सकती है। अभी तक कोरोना, माफ कीजिएगा, जी सही बात है, 6 महीने कर सकती है, अभी तक ये 9 महीने है जिस बात का जिक्र अभी अंशुमान कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर इसको कम करने की जरूरत है। लेकिन अब एक डॉक्टर वली, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी सर, अभी क्योंकि स्कूल्स भी चालू हो गए, देखिए स्कूल्स चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को ज्यादा संक्रमण हो रहा है जो अभी तक केसेस निकल के सामने आए हैं। सर, ये जो वायरस है बाकी कोरोना वायरस से कितना अलग है, ये जो वेरिएंट है ये कितना अलग है, और दूसरी बात बच्चों को किस तरह से बचाएं, क्या कुछ एहतियात बरता जाए, क्योंकि स्कूल तो जाना सर बहुत जरूरी है। पहले ही 2 साल पढ़ाइयां खराब हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाए बच्चे, काफी पीछे हो गए हैं, लेकिन अब इसके साथ बच्चे स्कूल भी जाए, एहतियात भी बरते, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्या किया जाए सर? बहुत शुरू से ही हम लोग बड़ी सतर्कता से, हम डॉक्टर अंशुमन आपके चैनल पे इस बात को डिस्कस करते रहे हैं कि बच्चों के स्कूल गोया खोले जाए या नहीं खोले जाए, और सोच समझ कर खोले गए थे। उस समय ये वाला सिनेरियो नहीं था कि छोटे बच्चों में कोरोना की, हमको ऐसी उम्मीद रही थी कि बहुत छोटे बच्चों में भी कोरोना हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे थे इन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, तो इस कारण से, और दूसरे ये भी हम मान के चल रहे थे कि हमने धीरे धीरे समय भी चालाकी से गेन किया था कि लोगों को टीके लग जाए, ज्यादातर लोगों को कवरेज मिल जाए, इनके स्टाफ को, ड्राइवर्स को
और टीचर्स को सबको कवरेज मिल जाए, तब हम धीरे से बच्चों को टीका लगा के और उनको स्कूल भेज दें। लेकिन एज ग्रुप के नीचे एक टीका नहीं लगा था, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे हिसाब से। 5 वर्ष और 12 वर्ष के बीच में जो ये बच्चे हैं ना, इनका जो ग्रुप है, इसके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कल भी दिया है और हमने टीकाकरण की योजना भी बनाई है और इसके बारे में बहुत ही सीनियर लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया है और इसके बारे में हमने इसको तेजी से लाने की विचारधारा बनाई है। तो ये सब बातें कंबाइन करके आपने पूछा बच्चों में क्यों फैला, बच्चों में उन बच्चों में फैला है जिनके घर में एल्डरली लोगों से फैला है, ये तो या जो बच्चे बाहर घूम के आए हैं या जो बच्चे एक्सपोज हुए हैं या जिन बच्चों के घर में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, उनको कुछ हर्ड इम्यूनिटी नहीं पहुंच पाई और ऑब्वियसली जिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये 4-5 कारण इन बच्चों में भी हैं। तो ये इसमें हम ये मान के नहीं चल सकते कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। हमने बार बार इस बात की तरफ इशारा किया आपके प्रोग्राम के जरिए कि हमको ऐसी कोई वो नहीं है कि बच्चों को सेफ्टी के लिए बच्चों में एक खास तरह की इम्यूनिटी है जो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन हमने ये कहा है कि हाँ कुछ बच्चों में जिनमें इस तरह की इम्यूनिटी है, वो बच्चे जो हैं वो एक्सपोजर के बाद बच जाएंगे। तो वो बच्चे वही बच्चे हैं जिनमें हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इम्यूनिटी आई है। ठीक है सर। डॉक्टर वली क्योंकि ये देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि देखिए अब बच्चे जो हैं वो 6 से 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में रहते हैं सर। स्कूल में ऐसे किस तरह के एहतियात बरते जाने चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो? देखिए पहली एहतियात तो ये है कि अब गर्मियों की छुट्टी के बारे में सीरियस डिसीजन लेना चाहिए कि हमको स्कूल में गर्मी की छुट्टी कब करनी है। ये अथॉरिटीज के ऊपर है, इस समय बहुत जरूरी, नहीं तो फैल जाएगा कोरोना फिर। जी। दूसरा ये है कि वही डिस्टेंस जो स्कूल में डेस्क के बीच में डिस्टेंस रखा था, हमने स्टाफ की सुपरविजन करी थी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करा था और ये वो ग्रुप है बच्चों का जो मास्क लगा सकता है, जो मास्क के लिए जिसको हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं। और 2 मीटर की दूरी तो खैर क्लास में तो इतना नहीं होता है, अल्टरनेट डेस्क पे बैठते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाहर जो बच्चे मिक्स होते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो उसके लिए एहतियात जरूरी है। उनके टीचर सुपरवाइज करें और उनके जो और स्टाफ है, बस का ड्राइवर वगैरह है, उसको सुपरवाइज करें ताकि उनमें जो संक्रमण की जो कोविड के बारे में जो नॉर्मल जो मेथड है उसको हम बैरियर बना सकें। और यही समय की जरूरत है और मैं बिल्कुल बहुत इंटेंसली मैं डॉक्टर अंशुमन को भी इसमें शामिल करूंगा, इंटेंस रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे पास फिर से एक समय है कि हम कंसिडर करें कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत तेजी से आ गई है, बिल्कुल तो उसको हम एडवांस कर सकते हैं और बाद में उसको हम जाड़ों की छुट्टी से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं डॉक्टर अंशुमान से भी ले लेती हूँ क्योंकि चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर ने भी एक स्टडी की थी जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है और उसका जो वक्त है वो 22 जून के आसपास एक संभावित किया गया है कि 22 जून के आसपास ये जो चौथी लहर वो आ सकती है। सर इस वक्त पहले की बात अगर हम करें तो पहले वैक्सीनेटेड नहीं थे लोग, लेकिन अब बहुत सारी जनसंख्या वैक्सीनेटेड है, तो सर ये चौथी लहर की संभावना है क्या? क्योंकि इस तरह की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि कई विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि देखिए चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है, वैक्सीनेटेड लोग हैं, वैक्सीन की डोजेज ले चुके हैं, किसी ने 1 ली, किसी ने 2 लिए और कई तो बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, तो ऐसे में चौथी लहर की संभावना नहीं है। डॉक्टर अंशुमान का क्या कुछ नजरिया है? जी नेहा, देखो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जो है IIT कानपुर की जो बात कर रही है, चौथी लहर की बात कर रही है, मेडिकल साइंस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे नहीं चलता है, ये 2+2 4 नहीं होता है। जी। मेडिकल साइंस के हिसाब से जिस रफ्तार से हमने वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया है, अगर समय रहते हम बूस्टर डोज टाइम पे लॉन्च कर दें और जो प्रोसेसेस हम अभी चालू कर रहे हैं इसको कर दें, तो लहर जैसी चीज नहीं आएगी। हमें डिफ्रेंशिएट ये करना है एसिम्प्टोमेटिक RT-PCR पॉजिटिव, मतलब इंसान हर्निया वल्वरेटिक ऑपरेशन कराने या किसी और तकलीफ के लिए, बुखार के लिए हॉस्पिटल गया, उसको RT-PCR रिपोर्ट में पॉजिटिव आए, इसको अलग कीजिए, ये आपकी संख्या में नहीं काउंट होना चाहिए। सिम्प्टोमेटिक RT-PCR पॉजिटिव हो और अस्पताल की जरूरत हो तभी वो सिग्निफिकेंस होता है। इस तरह केसेज बहुत कम होने वाले हैं, ना के बराबर होने वाले हैं। हमें सिर्फ अपने उन सेगमेंट को पकड़ना है जिन्होंने आज तक एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है और जो लोग दोनों ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज से करिए। ये अभी भी समय है, चौथी लहर को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आने से रोक सकते हैं।
इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें मेडिकल में नहीं लगेगा। बिल्कुल, बस एहतियात बरतने की जरूरत है और अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है और बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। और जिस तरह से पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, दर्शकों से अनुरोध है कि उसी तरह से एक बार फिर से अपनी कहीं ना कहीं जो डेली रूटीन है उनमें वो चीजें फिर से लेके आए ताकि अपने आप को कोरोना से दूर रख सके। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।